एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो के मेरे टू फोल्ड मोटिव हैं। मैं आपके साथ बात करूंगी यूजीसी नेट के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ों की, स्पेसिफिकली लॉ के पर्सपेक्टिव से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं बात करूंगी आपके साथ जेआरएफ की, विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, अब ये एग्जाम होता है, हमने सबके मुंह से सुना है यूजीसी नेट है, जेआरएफ है। आप एग्जाम लिखने से इन दोनों में से एग्जाम्स में क्वालिफाई कर सकते हो। आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो इस एग्जाम को दो। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के थ्रू कुछ बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये नेट जेआरएफ, ये दो चीजें जो हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। पहला होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। वेन एवर इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन अकेडमिक्स इन द नियर फ्यूचर, स्पेसिफिकली इन हायर एजुकेशन, यदि आप यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में एम कर रहे हैं कि आप टीचिंग में जाएं, तो आपको मिलता है स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ आफ्टर यू कंप्लीट योर एलएलएम, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलएम टू एंटरिंग द स्केल एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बीच में जो क्वालिफाइंग स्टेज है उसे हम कहते हैं नेट। नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इफ यू वांट टू वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टू क्वालिफाई नेट। अब नेट तो ठीक है, समझ में आता है कि हमको एकेडमिक्स में जाना है तो हमको नेट निकालना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बिना नेट पे आपको जनरली यू आर नॉट एलिजिबल टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी बिकॉज दैट द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। बट देन व्हाट इज दिस जूनियर रिसर्च फेलोशिप? जब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरेंगे, आपको उसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ इफ you are willing to enter academics, a very important part is research, a very important parameter is research. So if you are qualifying for JRF and assistant professor, then technically you are eligible to become a assistant professor in any of the university, क्योंकि by virtue of the qualification आप JRF और assistant professor सिर्फ दोनों qualify कर रहे हो, और JRF के virtue से आपको आपका PhD conduct करने के लिए grant मिलता है if you qualify JRF. All right, but assistant professor is once a net always a net। ये बात आपने बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई कर गए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। बट जेआरएफ जो होता है, दैट इज वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द डेट यू गेट दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। सो इट्स अ काइंड ऑफ फेलोशिप वेर इन you are getting stipend to conduct your PhD study in the legal field, or in whatever field you want to conduct it. प्लस इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि 3 और फेलोशिप्स आपको इसी एग्जाम के थ्रू अलॉट होती है। यूजीसी कराता है स्पेसिफिक पेपर को, और इस पेपर के थ्रू आप इन तीनों में से किसी भी फेलोशिप को भी क्लेम कर सकते हो इफ यू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम. So this is an add-on information. These 3 fellowships are offered on the basis of your UGC NET score. आपके UGC NET score पे बेस्ड आपको इनमें वो मिलता है. अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके पैटर्न के बारे में. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है. किस किस को ये एग्जाम देना चाहिए? ऐसा कोई भी इंसान जो अकेडमिक्स में एंड अप करना चाहता है इन हायर एजुकेशन मतलब मैं यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ. तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एलएलएम, इफ यू विश टू एंटर अकेडमिक्स, देन net is the basic qualifying criteria which you will have to fulfill to enter in this particular stream. All right, then research and desired field. If you want to conduct a research specifically, then also you are eligible to then also you have to appear for UGC NET. ठीक है, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे. मिनिमम आपका 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में. ये जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है. 5% रिलैक्सेशन दिया गया फॉर अदर कैटेगरीज. एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ऑल्दो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कोई अपर लिमिट, एज लिमिट नहीं है. आप अपने 50s, 40s, 30s किसी भी एज में इस पेपर के लिख सकते हो, इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो. बस जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने एटलीस्ट 55% मार्क्स स्कोर किए हो इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन. अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये पीजी एजुकेशन का है. दैट मीन्स पीजी एजुकेशन भी मिनिमम क्राइटेरिया में फॉल कर गई. मतलब आप नेट को यूजी करने के बाद मियरली नहीं दे सकते हो जब तक आप पीजी नहीं कर रहे हो, या पीजी में एनरोल्ड नहीं हो, या आपने पीजी को क्वालिफाई नहीं कर लिया अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को, तब तक आप इस एग्जाम को लिखने के लिए एलिजिबल नहीं हो. जेआरएफ के लिए अपर लिमिट डाला गया है, दैट इज 31 years.
आप आफ्टर 31 ईयर्स ऑफ योर एज आप JRF या UGC नेट नहीं लिख सकते हो, ऑल्दो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स. All right, since JRF is something which you get to conduct research in the desired field in whatever manner you want to do it, so it's important that you conduct the specific, you are eligible to get this particular JRF award only till you attain the age of 31 years and not beyond that. Although there is a relaxation as I already told you. उसके बाद कौन कौन एलिजिबल है, ये हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन पेपर लिख सकता है कौन पेपर नहीं लिख सकता है. ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, जनरली इट्स LLM इन द केस ऑफ लॉ, और राइट, तो आपने अपना LLM कर लिया हो, चाहे वो 1 ईयर LLM है या फिर आपका 2 ईयर LLM है, ठीक है. तो एनीवे यदि आपने उसको कंप्लीट कर लिया है और आपने 55% मिनिमम मार्क्स स्कोर करें तो आप एलिजिबल हो एग्जाम लिखने के लिए. अब कंफ्यूजन आता है परसुइंग स्टूडेंट्स के साथ. तो एक बात हमें याद रखनी कि UGC नेट परसुइंग स्टूडेंट्स को भी ये राइट देता है कि वो एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, और वाइल परसुइंग LLM दे कैन qualify net. The condition imposed here is that within 2 years of qualifying net, you will have to complete your LLM. मतलब your post graduation should be completed within 2 years of qualifying net. That means if you are pursuing 1 year LLM degree, ऑल राइट, तो आप एनी वे एलिजिबल हो गए, क्योंकि 1 ईयर LLM है तो आप LLM में एंटर करने के बाद ही नेट में अपीयर करोगे, और फिर आप उसको 1 साल में एनी वे खत्म कर लोगे तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए. यदि आप 2 ईयर डिग्री भी लिख रहे हो तो भी आप अपने 2 ईयर्स LLM के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नेट को अटेम्प्ट कर सकते हो. पॉइंट ये है कि आपको नेट क्लियर करने के 2 साल के अंदर अंदर अपना LLM कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है. So doesn't matter if you are a 1 year LLM student or a 2 year LLM student, you can write net as and whenever you want, even while pursuing your post graduation. And if you qualify net while pursuing your post graduation, then your net certificate will be valid. ठीक है. हाँ, यदि आप 50% स्कोर नहीं करते हो तो आपका नेट सर्टिफिकेट वहां पे कैंसिल हो जाता है, अदरवाइज आपका नेट सर्टिफिकेट वैलिड है इवन तो आपने LLM करते हुए ही यदि इसको क्लियर कर लिया है तो. इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि जैसे ही आप अपने LLM में एडमिशन लो आप नेट लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेट इज नॉट अ वेरी इजी नट टू क्रैक, बट येस इट इज क्रैकेबल इफ यू अडॉप्ट द राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट प्लान टू क्रैक इट. ठीक है. एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 है 100 मार्क्स का, जिसमें टोटल में आते हैं 50 क्वेश्चंस. इन ऑल यू गेट 50 क्वेश्चंस. पेपर 2 जो हमारा होता है वो 200 मार्क्स का है और हमारे पास आते हैं 100 क्वेश्चंस. दैट मीन्स ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. ऑलराइट, सो ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स है. पेपर 1 जनरल पेपर होता है, ठीक है, ये हमारा जनरल पेपर है. इसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे. मैं आगे आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी इसका. और आपका सेकंड पेपर होता है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो स्पेसिफिकली यदि मैं लॉ के लिए बात करूं तो ये लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. टोटल टाइम मेरे पास 3 घंटे है. ये 3 घंटे कहीं पर भी डिवाइडेड नहीं है. पेपर मुझे एक ही बार में मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. मैं जब पेपर 1 चाहूँ तो पहले पेपर 1 अटेम्प्ट करूँ या पेपर 2 भी अटेम्प्ट कर सकती हूँ. टोटल मेरे पास 3 आवर्स है, 180 मिनट्स है, और टोटल मुझे 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं. 180 मिनट्स में आई हैव टू अटेम्प्ट 180 मिनट्स में मुझे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, 100 क्वेश्चंस फॉर पेपर 2. सो टाइम वाइज बात करें तो काफी डिसेंट टाइम मिलता है, लेकिन पेपर बहुत लेंदी होता है क्योंकि पेपर 1 में कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, और कभी कभी लॉ के अंदर भी पैसेज आने की पॉसिबिलिटी होती है. ऑलराइट, सो पेपर टाइम बहुत ही एडिक्वेट दे रखा है पेपर के नेचर के हिसाब से, बट तब भी क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस भी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करके चले व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक पेपर. ऑलराइट, मार्किंग स्कीम क्या है? टोटल मैंने आपको बताया, टोटल 150 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. ऑलराइट, सो टोटल द पेपर इज ऑफ 300 मार्क्स. मैं आगे आपके साथ इस वीडियो में कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी स्पेसिफिक पेपर का, पर टोटल जो मार्क्स हैं नेट के लिए वो हमारे 300 मार्क्स है, जिसमें से 100 मार्क्स पेपर 1 को अलोकेटेड है और 200 मार्क्स जैसे मैंने बताया वो पेपर 2 को अलोकेटेड है. एक बहुत ही अच्छा फैक्टर बोल लो इस एग्जाम का, वो ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए.
So how many questions you attempt, the right questions you'll get right marks, and you will not lose the marks if you mark an answer wrong also. So it's advisable कि आप 150 questions को पूरा पूरा अटेम्प्ट करो पेपर में, क्योंकि कहते हैं ना हम लोग तुक्का लगने का चांस भी होता है, तो इस पेपर में तुक्के लगते हैं जेन्युइनली, बट बहुत ज्यादा नहीं लगते। इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे एग्जाम के लिए, पढ़ाई करना और प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। बट येस, as such there is no negative marking in this particular examination as far as दिस कमिंग पेपर इज कंसर्न। इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी कुछ और रूल्स चेंज हो जाए तो नहीं पता, बट अभी जो पेपर आने वाला है और अब तक जो पेपर्स हुए हैं नेट के, उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं देखा गया है। राइट, अब मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। सिलेबस में पेपर 1 जो है हमारा वो जनरल पेपर है और टोटल 10 यूनिट्स है। पिछले पैटर्न्स की बात करूँ तो क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चंस पर यूनिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई सेट पैटर्न ऐसा यूजीसी ने बोला नहीं है, बट यदि हम पुराने पेपर के ट्रेंड को एनालाइज करें तो यही थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स रहा है क्वेश्चंस का। ऑलराइट, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही आपके बेसिक नॉलेज पे बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च हम लोग अपने एलएलएम में एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी से काफी इंटर रिलेटेड है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन आपका इंग्लिश रीडिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट करता है। कम्युनिकेशन इज योर आईसीटी, ऑलराइट, सो क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आता है, जैसे मैंने बताया बहुत ही बेसिक मैथ्स पूछते हैं इसमें। प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, तो ये सब बहुत ही बेसिक मैथ्स इसमें पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग, हम जो असर्शंस वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं या फिर हम लोग वो अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन इज योर चार्ट्स का इंटरप्रिटेशन। यू हैव a chart and on the basis of this particular chart you have to answer the related questions. So it may include calculation also, it may include passage का specifically conclusion based questions भी हो सकते हैं। ऑलराइट, नहीं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो गया, ठीक है। बिट्स हमने पढ़ा है, बाइट्स हम पढ़ते हैं, और जो नए नए टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज की तरफ हो गया, और इसमें कुछ साइंस के बेसिक्स क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। बहुत ही जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, और हमारा पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम। ऑलराइट, कुछ इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाले यूनिट से। कभी कभी हमसे कुछ कॉन्स्टी के बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, जो पॉलिटी साइड पे हैं, मोर ऑफ पॉलिटी साइड बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे हमसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप यदि पेपर 1 का ओवरऑल सिलेबस देखोगे तो वो काफी जनरल सिलेबस है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सालों से अपने करिकुलम और एजुकेशन में पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजों को एक तरीके से टेस्ट किया गया है। लेकिन ट्रस्ट में ये पेपर को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एज प्रोवाइड करता है आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए। वो मैं आपको कट ऑफ में समझाऊंगी कैसे। ऑलराइट, पेपर 2 यदि मैं लॉ की बात करूं तो आपके ऑलमोस्ट सारे लॉ सब्जेक्ट सिलेबस में कवर्ड है। टोटल 10 यूनिट्स हैं। अगेन क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आता है, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको हर यूनिट से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे ऑन एन एवरेज। कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर पुराने पेपर्स के ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉ ऑफ क्राइम्स में आपका पूरा आ गया। आपका आईपीसी है, ऑल्दो इसमें सीआरपीसी और एविडेंस इतना प्रेवलेंट नहीं है और वो सिलेबस का ज्यादा पार्ट भी नहीं है, तो हम लॉ ऑफ क्राइम्स में स्पेसिफिकली हम नेट की बात करें तो हम आईपीसी पे फोकस करते हैं। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलग से। अब ये टॉपिक इस बार नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में नया एक्ट आया है जो काफी अपडेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली अभी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑलराइट, देन कमर्शियल लॉ है, इसमें हमारे कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और प्रोविजंस हैं, और थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लॉ का भी पैरामीटर इसमें कवर्ड है। तो कमर्शियल लॉ बेसिकली सारे ऑन एंड ऑफ जितने भी नए लेजिस्लेशन है, कॉम्पिटिशन है, कंपनी है, वो सब कवर करता है। ऑल्दो यूजीसी नेट और ज्यादा वेरीफाइड सिलेबस दिया हुआ है कि इस यूनिट्स में क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे, वो हम आगे वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ओवरऑल ये 10 यूनिट्स इसमें दे रखे हैं। फैमिली लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ है। राइट, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इसमें पूछा जाता है। जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होता जो हम एलएलएम एंट्रेंस की देते हैं, बट इसमें ये पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली दे रखा है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, ये एक सब्जेक्ट है एलएलएम का कंपल्सरी।
सो इफ यू आर अपियरिंग फॉर एलएलएम, आपने ये सब्जेक्ट एनीवे कवर किया होगा, तो इसमें ओम्बड्समैन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। अब क्योंकि 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है पेपर में। हर साल ऑन एंड ऑफ सारे यूनिट से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ही हैं एग्जाम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पूरे सिलेबस में सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट इनका पेपर के अंदर इक्वल वेटेज ही होता है। ऑलराइट, देन कट ऑफ ट्रेंड की मैं आपसे बात करूं तो मैं आपके साथ सामने लेके आई हूँ कट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ऑल्दो नेट का जो कट ऑफ आता है वो परसेंटेज में आता है, लेकिन मैं आज आपके साथ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में बात करूंगी, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने में क्यों दिमाग लगाना है। हमें सीधे सीधे ये जानना है कि ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें मुझे टॉप करने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे इसको क्वालिफाई करना है, चाहे मुझे जेआरएफ बनना है या नेट बनना है। अब एक बात मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दूं, नेट और जेआरएफ ये दो अलग अलग एग्जाम्स नहीं है। आपको इसके लिए 2 पेपर नहीं लिखने हैं, आप एक ही पेपर लिखते हो। ऊपर के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, मतलब सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिकली क्वालिफाई करते हैं। तो जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, दूसरा ऑप्शन आपको उसमें मिलता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। जेआरएफ का कट ऑफ, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कट ऑफ ऑन अ हायर साइड जाता है एज कंपेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो यदि आप फॉर्म भरते वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली पे टिक करते हैं तो आप भले ही अच्छा स्कोर करें, आप जेआरएफ का कट ऑफ भी क्वालिफाई कर जाए, लेकिन तब भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने फॉर्म के अंदर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट नहीं करा है। सो इफ यू आर विलिंग टू अपीयर फॉर जेआरएफ एज वेल along with assistant professor, then while filling up the form you have to keep this particular point in your mind that you have to select JRF and assistant professor and not merely assistant professor। ठीक है, अब देखो जनरली ये एग्जाम प्री कोविड साल में 2 बार होती थी। ठीक है, जनरली ये एग्जाम साल में 2 बार होती थी, एक जून में होता था जून साइकिल में और एक दिसंबर साइकिल में। लेकिन आफ्टर पोस्ट कोविड अब 2 साइकिल्स मर्ज करके साल में ऑन एन एवरेज एक या 2 बार, एक ही बार हो रहा है पेपर। लास्ट 3 नेट जेआरएफ के कट ऑफ्स की मैं आपसे बात करूं तो 2019 दिसंबर में नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए थे मिनिमम 172 मार्क्स, दैट इज ऑन एन एवरेज 86 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब मुझे टोटल 150 क्वेश्चंस में से कम 86 तो दोनों पेपर मिला के सही करना ही पड़ेगा, तब मैं नेट क्वालिफाई कर रही थी। और यदि उसी पेपर में मैंने 150 में से अराउंड 97 और अबव क्वेश्चन सही करे होते तो मैं क्वालिफाई करती जेआरएफ के लिए। तो एक सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट है, उसने 100 क्वेश्चन यदि एग्जाम में सही करे आउट ऑफ 140 तो उसका स्कोर होगा 200। तो 2019 में वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाता, जेआरएफ के साथ ऑटोमेटिकली आप नेट क्वालिफाई कर ही जाते हो। ऑलराइट, और यदि आप अटेम्प्ट करते, आपने यदि करेक्ट किया होता 2019 में अराउंड 90 क्वेश्चंस बस, ठीक है, तो आपका स्कोर आता 180, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई करते, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते। ठीक है, तो प्रोक्सीमेट क्वेश्चन जो उस टाइम पे टू बी अटेम्प्टेड एंड करेक्ट अटेम्प्टेड। ठीक है, अटेम्प्टेड तो ठीक है, अब नेगेटिव नहीं है तो हम अटेम्प्ट तो सारा ही करेंगे, पेपर पूरा 150 करेंगे हम लोग, लेकिन हमें करेक्ट कितने करने थे, हमने यदि 86 से 97 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट किए होते तो या तो हम जेआरएफ या फिर हम नेट के लिए तो क्वालिफाई हो ही जाते 2019 के अटेम्प्ट में। लेकिन आप ट्रेंड एनालिसिस को देखिए, 2021 में ये जो था ये कंबाइंड साइकिल में हुआ, एक्चुअली डिलेड नेट हुआ था ये। ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद सीधे 2021 में नेट हुआ, तो 2020 के 2 नेट और 2021 का जो एक और साइकिल नेट था, ये सब कंबाइंड साइकिल हुआ एक बार 2021 सितंबर में एग्जाम। और इसमें आप ट्रेंड को देखें तो हमें जो कट ऑफ था नेट का वो काफी हाई गया। इसके 2 रीजंस ये थे कि एक तो कंबाइंड एग्जाम हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ, लोग ज्यादा एलिजिबल हो गए थे तब तक पेपर लिखने के लिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ना वेरी हायर साइड गया। ये 186 आउट ऑफ 300 फॉर नेट गया था एंड 210 आउट ऑफ 300 फॉर जीआरएफ गया था। दैट मीन्स यदि आपने 93 एंड अबव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते तो आप सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई करते, और यदि आप 105 एंड अबव क्वेश्चंस करते तो आप नेट और जेआरएफ दोनों को क्वालिफाई कर जाते। ठीक है,
इसके बाद जो अभी लास्ट और रीसेंट साइकिल हुआ है नेट का, उसमें कट ऑफ गया अगेन, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है यहाँ पे, दिस विल बी 90 क्वेश्चंस। इसमें कट ऑफ गया 180, मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस यदि मैंने अटेम्प्ट किए होते, करेक्ट करेक्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट से यहाँ पे बार बार मैं अटेम्प्ट बोल रही हूँ, उसका मतलब करेक्ट क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए होते 90 क्वेश्चंस, तो मैं नेट क्वालिफाई कर जाती। और यदि मैंने 102 क्वेश्चंस तक करेक्ट अटेम्प्ट किया होता तो मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर जाती। सबसे हाईएस्ट 2021 में गया है अब तक कट ऑफ। उसका रीजन है कि वो कंबाइंड साइकिल्स में एग्जाम हुआ था, और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है ये भी दिसंबर 2021 और जून 2022 का कंबाइंड एग्जाम है, ठीक है। तो ये भी 2 स्लॉट्स का कंबाइंड एग्जाम हो रहा है जो अपकमिंग एग्जाम है। इसका लास्ट डेट टू फिल्टर फॉर्म वाज 20 मई 2022। एग्जामिनेशन डेट अभी तक स्पेसिफिकली इसमें नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन इसका भी कट ऑफ हम जो प्रिटेंड कर रहे हैं, अब प्रिडिक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो समवेयर बिटवीन इस साइकिल और इस साइकिल के बीच में कर रहे हैं। 2019 की साइकिल पे कम बेस्ड हो, क्योंकि ये सिंगल यूनिट का एग्जाम था जहाँ पर एक ही साइकिल के बच्चों ने एग्जाम दिया है। बाकी जो दोनों एग्जाम्स का मैंने आपके साथ ट्रेंड डिस्कस किया, इसमें कंबाइंड एग्जाम्स हुई हैं 2 या 3 साइकिल्स की एक साथ, तो यहाँ पे कट ऑफ होना हायर साइड था। तो यदि मैं सेफ खेलने की बात करूं आज के टाइम पे, तो मुझे यदि सिर्फ मैं नेट को एम कर रही हूं तो मुझे एटलीस्ट 95 से 100 के बीच में कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए करेक्ट, तब जाके मैं क्वालिफाई करूंगी नेट को, ठीक है। हम थोड़ा सा सेफर साइड में रहते हैं। और यदि मैं समवेयर अराउंड अबव 105 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर दूं तो मैं जीआरएफ में आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगी, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेड ये कि आने वाले एग्जाम में कट ऑफ समवेयर बिटवीन यहाँ जाएगा, क्योंकि ये भी मर्ज साइकिल का ही एग्जाम हो रहा है, कोई इंडिविजुअल साइकिल का एग्जाम नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली नेट साल में 2 बार होता है, यहाँ पर ये मर्ज फॉर्मेट में हो रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ कहीं पर वहां जाकर रुकेगा, ठीक है। डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तैयारी नहीं करना है। नेट के लिए हमें तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट, तो एग्जाम अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, हम अभी तक कुछ बोल नहीं सकते पेपर कब होने वाला है, बट फॉर्म्स की डेट जा चुकी है, फॉर्म की डेट निकल चुकी है। इसका मतलब है कि एग्जाम कभी भी राउंड द कॉर्नर है और हो सकता है, तो हमें प्रॉपरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। Alright, with this, I end this specific video. In the upcoming videos, we'll be bringing you some more information on UGC NET and strategies to crack the examination. If you want us to discuss something specific with respect to UGC NET, do drop a text in the chat box below. हमें बताओ चैट बॉक्स पे, we'll be happy to help you in whatever manner we could be. And upcoming है एग्जाम, पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो। If you are willing to join academics in the near future, NET is one very of the very, it's very the important exam to crack. And just remember one thing, it's a qualifying exam. You do not need to top the exam to qualify it. आपको बस उसके मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। तो हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि हम उसे क्वालिफाई कर जाए। And we should, or if you are inclined towards research, then obviously you should aim to qualify JRF and NET all together. If not, if you're willing to enter the academics wala part, then anyway you will have to pursue PhD after the notification. So it's important कि आप JRF को aim करो ताकि आप NET qualify कर ही जाओ। All right, so that's it for this session. All the best everybody, and do let us know in the chat box below what else you want us to cover with respect to UGC NET.